हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी के रिसर्च में आप सबका। आज मैं आप सब के लिए लाया हूँ भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। इसे देखना मत भूलिएगा दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें और एक बात बता दूं दोस्तों कि आज से ही प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ जितने भी भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं वो सब आप तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों वीडियो के माध्यम से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपकी तैयारी भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी आपको कठिनाई होती होगी वो सब दूर किया जाएगा दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले एक और बात बता दूं दोस्तों कि यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मेरा पहला सवाल है, डाइपोल टेलीविज़न एंटीना के टर्मिनल एम्पीडेंस को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 75 ओम पर, 300 ओम पर, 100 ओम पर और 0 ओम पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 75 ओम पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा, धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा में बढ़ाया जाता है और प्रवाहित होती है उसमें, यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो क्या होता है। घटना बताना है दोस्तों। अपवाह वेग घट जाएगा, धारा परिवर्तित हो जाएगा, या वाहक घनत्व परिवर्तित हो जाएगा, या अपवाह वेग बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपवाह वेग बढ़ जाता है। अपवाह वेग बढ़ जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। देखिए दोस्तों, एक धातु के तार में जब विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण होता है। ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, किसी भी धातु से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो समझ लीजिए कि उस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण धारा एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है। यानी धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में बताना है दोस्तों, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा। देखिए, टेलीफोन लाइन जिसमें टेलीफोन में हमेशा देखते हैं आप लोग दोस्तों कि बैटरी नहीं रहती है तो टेलीफोन लाइन चलता नहीं है। यानी मोबाइल ही एक सिंपल माध्यम में लीजिए, मोबाइल उदाहरण के लिए, उसमें बैटरी होती है, बैटरी होती है तभी मोबाइल काम करता है। यानी उसी तरह टेलीफोन था पहले, उसमें भी बैटरी होती थी। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होता था, तब विद्युत, बैटरी क्या देता था, विद्युत। यानी उसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा जो है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती थी। अगला सवाल है दोस्तों, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। देखिए दोस्तों, शुष्क सेल यानी बैटरी, तो बैटरी में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है दोस्तों। तो बैटरी क्या होता है अंदर, बैटरी के अंदर क्या होता है पहले देखिए। तो बैटरी के अंदर होता है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ से जो ऊर्जा निर्मित होगा वो रासायनिक ऊर्जा कहलाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। बैटरी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो है रासायनिक ऊर्जा। अगला सवाल है दोस्तों, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन के साथ में ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है, क्यों। बताना है दोस्तों कि जब हम एरोप्लेन में बैठे होते हैं और साथ में फाउंटेन पेन रखे होते हैं तो उसका स्याही जो है रिसने लगता है। इसका कारण बताना है। ऑप्शन दिया है, वायुमंडलीय दबाव निरंतर तेजी से बढ़ते जाता है, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर अधिक होता है, या फिर वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर से कम होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी हम ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो वायुमंडलीय दाब जो है वह घट जाता है, लेकिन घटता है किसके सापेक्ष, समुद्र स्तर के सापेक्ष घटता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर कम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन, सागर की गहराई को मापने में, या फिर ध्वनि तरंगों के विस्तार के मापने के लिए, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए, या वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सागर की गहराई को मापने के लिए।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो यानी लेंस की शक्ति का मात्रक एसआई पद्धति में क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया है पहले, मीटर, ऑप्टर, वाट या डायोप्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन से हो जाएगा, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल किस में मापा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिया है डेसिबल में, पास्कल में, प्रकाश वर्ष में, खगोलीय इकाई में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल में, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल, यानी डेसिबल में ध्वनि शोरगुल को मापते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है? ऑप्शन दिया 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर, या 3.66 इंटू 10⁻² मीटर, या 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, और डी ऑप्शन हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य जिसका है वो है 3.66 × 10⁻³ मीटर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे कम लंबाई वाला तरंग किरणें का नाम क्या है? ऑप्शन दिया एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाला गामा किरण है, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे कम लंबाई वाला किरण जो है गामा किरण है, लेकिन दोस्तों इसका सिंबल इस तरीके का होता है तो दोस्तों वाई की तरह होता है गामा किरणों का। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित तो गामा किरण की बात आई है तो एक और बात बता दूं कि गामा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है दोस्तों, इस सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन ए अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, बहुत अधिक होता है। देखिए दोस्तों, एमीटर जो है वह विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, और शंट जो है यह बहुत ही कम प्रतिरोध वाला एक चालक तार होता है जिसको हम विद्युत परिपथ में लगाते हैं। तो दोस्तों इसका शंट जो है बहुत ही कम प्रतिरोध वाला होता है, तो कम इतना कम होता है कि एमीटर से भी कम प्रतिरोध इसका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एमीटर का प्रतिरोध शंट से थोड़ा अधिक होता है, यानी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एमीटर की बात आई है तो एमीटर का प्रतिरोध जो है शंट की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, और मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो है ये हमेशा जो है दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको। लेकिन बात की जाए एमीटर की दोस्तों, तो इसका प्रतिरोध तो कम होता है, लेकिन एक आदर्श एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वह नगण्य होता है। नगण्य का मतलब शून्य। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह शून्य के बराबर होता है, यानी नगण्य होता है उसका प्रतिरोध। अगला सवाल है दोस्तों मेरा, विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? ऑप्शन दिया दोस्तों तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों डी ऑप्शन से टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत ही उच्च होता है दोस्तों, इसलिए टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट बनाने में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य नाइक्रोम का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया दोस्तों लैंप की तंतु में, ऊष्मक की कुंडली में, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में, बैटरियों के संयोजन में। सामान्य नाइक्रोम का उपयोग बता रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन देना दिया हुआ है इतना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मक की कुंडली में। सामान्य नाइक्रोम जो होता है दोस्तों वह ऊष्मक की कुंडली में उसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मक मतलब जानते हैं दोस्तों, ऊष्मक का मतलब होता है स्त्री, जो कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। विद्युत स्त्री हो गया, हीटर हो गया, ये सब क्या है?
ये सब जो है दोस्तों ऊष्मक है, जो ऊष्मा पैदा करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। अब बताना है दोस्तों कि नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है। निकेल और क्रोमियम का यह जो होता है कि मिश्र धातु है नाइक्रोम, इसे याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। कौन सा वैज्ञानिक था जो तड़ित चालक का आविष्कार किया था? देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया है, ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि सबसे पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था और तड़ित चालक का भी आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल मेरा है, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इस तड़ित चालक की खोज की थी। और तड़ित चालक होता क्या है ये बताना है दोस्तों। पहले जानना है कि तड़ित चालक जो होता है, बरसात में जो बिजली चमकती है उस बिजली को तड़ित कहते हैं। और तड़ित के दौरान ऊंचे भवनों को बचाने के लिए जो चालक का इस्तेमाल किया जाता है उसे तड़ित चालक कहते हैं। जो आवेशित बादल का आवेश होता है वह तड़ित चालक के जरिए भूमि के अंदर समाहित हो जाता है, जिसके कारण बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग जो होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा अगला सवाल है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा अगला वीडियो में अगला सवाल होगा जो कि फिजिक्स से ही संबंधित होगा। बस आज के लिए इतना ही।